इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था इस उद्देश्य से कि भाजपा को सत्ता से हटा देना। गठबंधन को आगे बढ़ाने का सवाल था तो नीतीश जी भाजपा के साथ चले आए। वहीं से गठबंधन में कमजोरी दिखने लगी। जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया बीते दिनों से देखने को मिल रहा है, आपको नहीं लगता जो क्षेत्रीय दलों की सियासी जमीन उसको कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश कर रही कांग्रेस? तो स्वाभाविक था कि गठबंधन में ये दरार धीरे धीरे अंदर खाने बढ़ती गई। कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय सहयोगियों के जो पिच है उस पर बैटिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी। इससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता दिख रहा है और जो इंडिया गठबंधन है जिसकी बात की जा रही है उसको नुकसान। दिल्ली पहुंचे थे तेजस्वी, मीटिंग हुई आरजेडी से खड़गे और राहुल गांधी के साथ, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया कि हम तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा मानते हैं। सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, वो दूसरे पिच पे खेल भी नहीं सकते। वो उसी पिच पे खेलेंगे जो पिच कांग्रेस ने बहुत पहले बना रखी। विचारधारा लगभग एक ही विचारधारा है। एक सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। उन लोगों के भी दिमाग में यही बात है कि ये क्षेत्रीय दलों की जो क्षमताएं हैं, क्षेत्रीय दलों का जो उभार है, उसको कहीं न कहीं कम किया जाए। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक गठबंधन के बारे में जो 2024 के महासंग्राम में भाजपा के सामने एक बड़ी उम्मीद के तौर पर विपक्ष के लिए उभरा है और उस गठबंधन को नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन जो आमतौर पर चर्चाएं निकलकर सामने आती हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच ठीक ठाक चीजें राजनीतिक तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। ये मुद्दा अहम है, इसलिए चर्चा इसी विषय पर होगा। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं संदेशवाहक का खास प्रोग्राम संवाद, जहां हमारे साथ जुड़े हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन दलों के बीच में, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या कांग्रेस और क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच मौजूदा दौर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए अमित जी, लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था इस उद्देश्य से कि भाजपा को सत्ता से हटा देना, और उसके सूत्रधार नीतीश जी रहे। बाद में ममता जी उसमें जुड़ गए। लेकिन जहां तक गठबंधन को आगे बढ़ाने का सवाल था तो नीतीश जी भाजपा के साथ चले आए। वहीं से गठबंधन में कमजोरी दिखने लगी। ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया और एक जनता के बीच में भी और विपक्षी पार्टी भाजपा के पास भी ये संदेश गया। ये संदेश गया कि ये गठबंधन केवल जो है एक मुखौटा भर है, इनके अंदर कोई जुड़ाव नहीं है, एकजुटता। और हो सकता है, इसको कई बार मोदी ने कहा भी कि चुनाव हारने के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा। इसको लेकर के काफी तंज कसे गए भाजपा की ओर से। ये नीतीश बाबू इधर चले आए और ममता जी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो पहले दिन से ही इस गठबंधन में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं था और इसमें सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने की कोशिश की क्षेत्रीय दल कि कांग्रेस उनके साथ तालमेल नहीं बना रही है, उनके हिसाब से कांग्रेस नहीं चल रही है। ये तमाम चीजें चली और इसका परिणाम ये हुआ कि हर दल अपने हिसाब से अपने चुनाव की गोटियां लोकसभा चुनाव में सेट करता रहा। जहां तक लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद की बात, हालांकि गठबंधन के दल मिल करके कई जगह पर चुनाव लड़े, ममता को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर गठबंधन, इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ता है और उसमें रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। सपा को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिली,
खुद कांग्रेस को 17 में 6 सीटें मिली। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी सफलता गठबंधन को मिली, वो मिली थी भाजपा को बहुमत का आंकड़ा छूने से रोकने में। इस गठबंधन को सफलता वहां मिल गई। भाजपा अपने बूते बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। इसको 2 तरीके से प्रचारित किया गया। कांग्रेस ने इसका पूरा श्रेय खुद ले लिया कि हम जो है 99 सीट हमने प्राप्त की है और इसलिए जो है हम सबसे बड़ी पार्टी और गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता हमारी है। ये जबकि जो विरोधी दल मतलब विपक्षी दल थे, इनके सहयोगी दल थे और भाजपा के विपक्षी दल थे, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे उद्धव गुट की शिवसेना हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, इनका कहना था, इन क्षेत्रीय दलों का कहना था कि गठबंधन को ज्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि हम मजबूत थे। और ये बात सही भी, क्षेत्रीय छत्रप, हाँ क्षेत्रीय छत्रप मजबूत थे और ये बात सही भी थी। सही इसलिए थी कि यूपी में सपा को 37 सीटें, डीएमके को देखिए तो 22 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें, उद्धव गुट की जो उद्धव गुट महाराष्ट्र में 9 सीटें और पवार की जो पार्टी थी एनसीपी वो 8 सीटें जीती। अगर इनको जोड़ दीजिए तो ये कुल टोटल 100 के ऊपर जा रही हैं सीटें। और आप कह रहे हो 99 सीटें, और कितने में 326 में 99 सीटें आप प्राप्त करते हो। तो ये चीजें दिमाग में आई। इससे क्या हुआ कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जो गठबंधन का हिस्सा थे, उन्हें लगा कि कांग्रेस तो इसको अपनी जीत बता रही है, जबकि असलियत ये है। तो स्वाभाविक था कि गठबंधन में ये दरार धीरे धीरे अंदर खाने बढ़ती गई। और जैसे ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और झारखंड में हुआ, और महाराष्ट्र में और हरियाणा में बुरी तरह से गठबंधन फ्लॉप हुआ, तो उसका असर भी पड़ा। दिल्ली में भी फ्लॉप हुआ तो उसका असर ये पड़ा कि कांग्रेस को अब ये पार्टियां अपना अंदर से विरोधी की तरह से देखने लगी कि कहीं ये हमारा प्रतिद्वंदी तो नहीं क्रिएट हो रहा है, प्रतिद्वंदी तो बनने की कोशिश नहीं कर रही है कांग्रेस। तो ये सिचुएशन बनी। श्रेय नहीं दिया कांग्रेस ने इनको, और दूसरा पार्टियां हारी। तो जो लोकसभा चुनाव में इनको उत्साह मिला था विजय का कि हम अगली बार लड़ लेंगे तो जीत जाएंगे, वो सारी चीजें ठंडी हो गई। और उसके कारण दिल्ली के चुनाव आते आते क्षेत्रीय दलों में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई कांग्रेस से। और आपने देखा ही होगा कि दिल्ली में कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने अलग। अखिलेश यादव भी केजरीवाल के लिए किया कांग्रेस प्रचार। सर ऐसे में ये नहीं लगता क्या जैसे क्षेत्रीय दल हैं, आमतौर पर देखा जाता है क्षेत्रीय दल जो होते हैं क्षेत्र के, वो मजबूती से अपनी बातें रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को कन्विंस करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया बीते दिनों से देखने को मिल रहा है, आपको नहीं लगता जो क्षेत्रीय दलों की सियासी जमीन है उसको कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश कर रही कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव में 99 सीट बेहतर प्रदर्शन करने के बाद, हालांकि ये बेहतर प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि इतिहास में तीसरी बार इनको सबसे कम सीटें मिली। 2014 में 44 में ये रुक गई थी कांग्रेस, 2019 में 55 सीटें और 2024 में 99, सबसे कम स्कोर रहा कांग्रेस का तीसरी बार। बावजूद इसके कांग्रेस इस बात से उत्साहित थी और कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित है कि हम जो है सफल रहे हैं और आगे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये उम्मीद थी। सोनिया गांधी के लगभग रिटायरमेंट मान लीजिए आप इसको, और प्रियंका गांधी के दक्षिण जाने के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव कांग्रेस के अंदर आया वो ये आया कि राहुल गांधी अब सर्वे सर्वा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कांग्रेस में। बिल्कुल।
जहां तक खड़गे का मामला है, कांग्रेस अध्यक्ष का, तो ये कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे अपने को राहुल गांधी के साथ एडजस्ट करते ही दिखते हैं। वो केवल एक नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। जो चलती है वो राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अब हमें रणनीति बदलनी पड़ेगी, विशेषकर विधानसभा चुनाव परिणामों के देखते हुए। और वो बिहार पर भी फोकस कर रहे हैं, यूपी में भी फोकस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो बंगाल में भी फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रणनीति राहुल गांधी ने पूरी बदल दी है। 2024 की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से बदल गई है। और निश्चित रूप से कांग्रेस इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली है कि वो जानती है कि क्षेत्रीय दल हमारे ही वोट बैंक पर पले बढ़े हैं। चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरजेडी हो, तृणमूल तक टूट के बनी ही नहीं। कांग्रेस का पूरा सपोर्ट रहा। उसके वजह से वहां कांग्रेस को और तृणमूल का जब संघर्ष होता है और भाजपा बीच में खड़ी होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जो वोट मिलने हैं वो जीतने वाली पार्टी मान करके तृणमूल को जाते हैं, टीएमसी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहां लड़ती है तो यही रिजल्ट आते हैं। तो कांग्रेस ने पूरी रणनीति बदली। अब रणनीति में उनके दिमाग में ये है, और इस रणनीति का प्रयोग सबसे पहला उन्होंने दिल्ली में किया कि क्षेत्रीय दल आम आदमी पार्टी को हराना है। हाँ। इस बात को उनके जो वरिष्ठ नेता थे इस बात को स्वीकार भी कर चुके थे कि हमने एक गलती की थी केजरीवाल को बहुमत वो समर्थन दे करके। अब वो गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम क्षेत्रीय दलों के पिट्ठू ही बन करके रह जाएंगे तो कांग्रेस एक समय कहीं एकदम रसातल में न पहुंच जाए। तो राहुल गांधी ने वहीं से रणनीति बदल दी थी। और यही वजह है कि राहुल गांधी भाजपा पर कम आक्रामक थे विधानसभा चुनाव में दिल्ली के, केजरीवाल पर ज्यादा थे। बिल्कुल सही। और आज भी वही चीजें चल रही हैं। अब इस रणनीति का बदलाव का परिणाम ये हुआ कि इनका उद्देश्य ये है कि जो हमारा वोट बैंक है जो बटा और जिसके वजह से क्षेत्रीय पार्टियां फली फूली और जिससे हम आज इनकी पिछलग्गू पार्टी का जो नैरेटिव हो गया है, चाहे यूपी में हो गया हो, चाहे दिल्ली में हुआ हो, चाहे बिहार में हुआ हो, इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश। स्वाभाविक है कि जब इस नैरेटिव को कांग्रेस तोड़ेगी तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? खामियाजा उन दलों को, उन क्षेत्रीय दलों को, उन सहयोगी दलों को भुगतना पड़ेगा जो कांग्रेस के वोट बैंक में पले बढ़े। तो ये स्वाभाविक है कि वो इस रणनीति पर अगर कांग्रेस चलती है तो वो उन्हीं की जमीन हथियाएगी। और जमीन हथियाना ना कहें आप, वो अपनी पुरानी जमीन इनसे वापस लेने की कोशिश कर रही है। सर एक प्रश्न और, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर आरजेडी ने साफ कहा, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चेहरा तेजस्वी होंगे, वहां भी कांग्रेस चेहरा स्वीकार नहीं रही है। यूपी का देखा जाए तो अलग राग अलाप रही है कांग्रेस। क्या मंशा लगती है आपको इसके पीछे? देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी रणनीति बदल दी और यही रणनीति बिहार में दिख रही। कांग्रेस ने पेच क्यों फंसाया? दिल्ली पहुंचे थे तेजस्वी, मीटिंग हुई आरजेडी से, खड़गे और राहुल गांधी के साथ, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया कि हम तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा मानते हैं। उसके बाद पटना में मीटिंग हुई। पटना में मीटिंग होने के बाद ये तय हुआ कि ठीक है, तेजस्वी को हम गठबंधन जो चुनाव होने वाला है बिहार में उसका हम कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रमुख बना देते हैं। इसमें हर दल के 2-2 सदस्य, 13 सदस्यीय कमेटी है। ये बात आप सवाल यहां ये उठता है कि जब आप कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष आपने बना दिया तेजस्वी यादव को, तो सीएम चेहरा क्यों नहीं बना रहे? जाहिर सी बात, क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं?
इसके पीछे कांग्रेस की अपनी सोची समझी रणनीति, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस बिहार में जन सामान्य के बीच में इस तरीके से प्रचारित हो गई है कि ये राजद की छाया में चलने वाली पार्टी है। एक नैरेटिव सेट हो गया है बिहार में कि ये राजद की छाया में चलने वाली पार्टी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये 1999 से कांग्रेस लालटेन थाम के आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को ये बात लगी कि अब इस नैरेटिव को अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो हम अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि बिहार में कहीं हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व ही न खत्म हो। 2009 के चुनाव में शायद होंगे। तो राहुल गांधी ने ये आक्रामक रुख अपनाया। आप ये देखिए कि पिछले 4 महीने में 5 दौरा कर चुके हैं राहुल गांधी। हाँ, बिहार का। और उन्होंने फोकस कर दिया है दलितों पे भी, क्योंकि दलित आरजेडी के साथ नहीं। राहुल को लगता है कि कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, और ये इसलिए नहीं लगता है, यूपी चुनाव में दलित कांग्रेस के साथ पहुंचे थे बेशक, तो उन्हें ये आशा कांग्रेस को लग रही है कि वहां पर भी दलित हमारा साथ देंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, सीटें बढ़ेंगी। और आप ये सोच लीजिए कि बिहार में 19% दलित है, जिसमें 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। 243 सीटों में 38 और 2 सीटों को अगर हम जोड़ लें खाली, इन पे अगर कांग्रेस अपनी सफलता खाली कर लेती है तो उस पे राजद पर अगर वो चुनाव जीतती है तो उस पे दबाव बनाने का सबसे बड़ा फैक्टर के रूप में ये उभर के आएंगे। तो वहां पर इन्होंने शिक्षा न्याय दरभंगा में शुरू किया, दलित अंबेडकर हॉस्टल के जो स्टूडेंट थे उनके साथ किया, और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दूसरा काम किया कि पटना में आकर के फूले, एक पिक्चर आई है उसमें आकर के इन्होंने देखा सावित्री बाई फूले और ज्योतिराव फूले के जीवन पे बनी पिक्चर। एक तो ये इसलिए पेच फंसाया कि हम अब उस नैरेटिव में नहीं चलेंगे कि हम छाया है आपकी। और दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव को स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि पार्टी हमारी है, कांग्रेस पार्टी हमारी है और हम उसका डिसीजन लेंगे। लालू यादव अगर जीत भी मतलब वहां जेडी की सरकार बन भी जाती है तो ऐसा नहीं कि हम दबाव में आएगी या कांग्रेस दबाव में किसी तरीके से आएगी या कांग्रेस फैसला लेगी। इसके पीछे भी बड़ा कारण है, क्योंकि इस पेच फंसाने में एक बड़ा कारण और भी है, और बड़ा कारण ये है कि लालू प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में एक सीट देने के लिए कांग्रेस को पानी पिला दिया। जाहिर सी बात, पूर्णिया सीट चाह रही थी कांग्रेस, वो नहीं दी गई, बीमा भारती को लड़ा दिया जेडीयू वाले। बेगूसराय की कन्हैया कुमार के लिए वो सीट लेने को एकदम तत्पर थी कांग्रेस, नहीं दिया गया, आखिर में कन्हैया कुमार को दिल्ली से लड़ना पड़ा। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को समझ में आ गई है कि अब अगर हम यहाँ नैरेटिव नहीं सेट करेंगे, अपनी बात जब मजबूती से नहीं रखेंगे तो हम इस पिछलग्गू, इस नैरेटिव, राजद के पिछलग्गू के नैरेटिव से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आक्रामक प्रचार प्रसार कर रही है। अब जहां तक यूपी की बात, यूपी में कांग्रेस और सपा में अंदर खाने लुका छिपी का खेल चलता है। दोनों डरे हुए हैं, ज्यादा डरे, सपा डरी हुई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर कांग्रेस यहां मजबूती से उभर गई तो हमारी जमीन खिसक जाए। कांग्रेस पास खोने के लिए कुछ है भी नहीं। हाँ, कांग्रेस पास कुछ खोने के लिए नहीं, पाने के लिए विधानसभा में इनके केवल 2 सीटें हैं। कांग्रेस ने यहाँ भी रणनीति बदल दी है। यहाँ आप देख रहे होंगे लगातार जो है कानपुर का दौरा हो, चाहे अमेठी का दौरा हो, चाहे रायबरेली का दौरा हो, लगातार राहुल गांधी यहाँ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं।
और 6 सीटें उनको मिली हैं लोकसभा चुनाव में, इसका उत्साह भी है। जाहिर सी बात। संगठन में भी एक मजबूती लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, संगठन में मजबूती लाने की कोशिश करके कांग्रेस यहां चाहती है कि सपा पर इतना दबाव बनाया जाए कि उसे अपनी शर्तों पे अधिकतम सीटें हम ले सकें और उन जगहों पर हम अपने नेताओं को लड़ा सकें जहां हम मजबूत स्थिति में हैं। क्योंकि कई बार सपा ने, जब भी गठबंधन हुआ कांग्रेस से, सपा ने वो सीटें दी जिसमें हारने की संभावना सबसे ज्यादा थी। तो ये एक रणनीति है और यही रणनीति वो यहां पर भी लागू कर रहे हैं। वो इस बार भी अगर उनका अजय राय का बयान देख लीजिए तो उससे स्पष्ट है कि अगर गठबंधन में सपा ने शर्तों के हिसाब से सीटें कम दी तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव 2027 यूपी का कांग्रेस अकेले लड़ सकती है। ये संदेश सपा को दिया जा चुका है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यह संदेश समझ में भी आ गया है, क्योंकि सपा ने 2024 में लोकसभा चुनाव में मजबूरी में गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि मुस्लिम हमसे छिटक रहे हैं और अगर कांग्रेस से हमने गठबंधन नहीं किया तो हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से यूपी में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जमीन मजबूत कर रही है और इसका फायदा आने वाले दिनों में कांग्रेस को पता चलेगा कि इसका फायदा उन्हें कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, कितना वो सपा के साथ वो कर सकते हैं। तो बिहार हो या यूपी, दोनों जगह कांग्रेस उसी रणनीति पे चलने की तैयारी में है जो कमोबेश दिल्ली में चल रही थी। अंतिम प्रश्न, जिस तरीके से कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या जिस तरीके से क्षेत्रीय सहयोगी जो है उनसे जो आपसी सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा, कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय सहयोगियों के जो पिच है उस पर बैटिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी, इससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता दिख रहा है और जो इंडिया गठबंधन है जिसकी बात की जा रही है उसको नुकसान बिल्कुल होता दिख रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए अमित जी, जब एक विचारधारा का गठबंधन बनता है तो वहां जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको फायदा ही होता है और ये अलग अलग पिच पे खेल भी नहीं सकते, चाहे वो सपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, आरजेडी, चाहे आरजेडी हो, चाहे अन्य दल जो सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, वो दूसरे पिच पे खेल भी नहीं सकते। वो उसी पिच पे खेलेंगे जो पिच कांग्रेस ने बहुत पहले बना रखी। विचारधारा लगभग एक ही विचारधारा है और यही कहते भी हैं वो कि हम एक विचारधारा के साथ खड़े हैं। जहां तक कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस ने तो इनके सारे मुद्दों को ही छीन लिया है। क्षेत्रीय दलों ने जाति जनगणना की बात की, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की। जाति जनगणना के सवाल पर मामला उठा, कांग्रेस ने उसे उठा लिया। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने रेवड़ियां बांटनी शुरू की या मुफ्त की योजनाओं की बात की, कांग्रेस ने उसे उठा लिया। उसका फायदा उसे हिमाचल में भी मिला, कर्नाटक में भी बिल्कुल मिला और इवन अगर हम देखें तो उसे झारखंड में भी मिला। तो ये जो इनके मुद्दे थे, यानी क्षेत्रीय दल की मुफ्त की योजनाएं और जाति जनगणना, जातिवाद, इन सब चीजों को खुद कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया, कैप्चर कर लिया। अब क्या है, अब इनके पास आरक्षण का मुद्दा था, जाति जनगणना के बाद आरक्षण का मुद्दा था, उसको भी आपने देखा होगा कि मंडल का मामला चला था, वही आरक्षण और हिंदू
समाज को लेकर के या हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के जो टकराव चला था, वो आज फिर वहीं पे पहुंच गया है। आरक्षण का मुद्दा आज तक, अब खुद आरक्षण की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, बिहार में भी कर रहे हैं, यूपी में भी कर रहे हैं, और ये बात वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम निजी संस्थानों में भी ST/SC का आरक्षण चाहते हैं। तो इन्होंने राहुल ने एक नया ऐड कर दिया आरक्षण में। अभी तक तो ये क्षेत्रीय दल कह रहे थे कि हम जो है संविधान में आरक्षण को खत्म करना चाह रही है भाजपा या जो भी। इन्होंने कहा नहीं, जाति जनगणना तो होगी, आरक्षण निजी संस्थानों में भी होना चाहिए। तो ये भी आरक्षण वाला भी मुद्दा इन्होंने खींच लिया। जहां तक बात है PDA की, देखिए आप, कांग्रेस ने PDA का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके वोट बैंक कौन है? अल्पसंख्यक है, दलित है, दलित अभी थोड़े से हैं, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग अभी भी कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन जिस पर सपा का फोकस है यूपी में, जिस पर RJD का फोकस बिहार में है, उसी कमोबेश उसी पिच पे कांग्रेस खेल रही है। यही वजह है कि अगर कांग्रेस यहां जहां भी अपनी पिच पे खेलेगी या क्षेत्रीय दलों के पिच पे खेलेगी, यही डर क्षेत्रीय दलों को सता रहा है। क्योंकि क्षेत्रीय दलों को यह पता है कि अगर हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो हम तो मजबूत रहेंगे, हमारी सीटें कम नहीं होंगी, या कम होंगी तो भी हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो चूंकि हमारी ही पिच पे खेल रही है, हमारी ही सारी चीजों को ले रही है, तो नुकसान हमारा ही होगा, अस्तित्व। और यही कारण है गठबंधन में दरार आने का भी। जो गठबंधन में दरार आ रही वो यही कारण है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के न केवल मुद्दों को छीन लिया है, बल्कि अब इनके वोट बैंक को भी अपने पाले में करने में जुटी हुई है। और ये निश्चित रूप से ये वोट बैंक वो है जो समाजवादी पार्टी को, RJD को जाते रहे, एंटी बीजेपी रहे। तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस में वो वोट बढ़ते हैं या कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, भाजपा को तो नुकसान की जगह फायदा ही हो सकता है। तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बाइपोलर चुनाव चाहती है? ऐसा भी लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा भले आपस में न मिल रही हो, एक दूसरे के साथ बैठ न रही हो, लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और सबसे बड़ी पार्टियां, एक सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। उन लोगों के भी दिमाग में यही बात है कि ये क्षेत्रीय दलों की जो क्षमताएं हैं, क्षेत्रीय दलों का जो उभार है, उसको कहीं न कहीं कम किया जाए। हालांकि भाजपा भी उस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस है कि जब तक क्षेत्रीय दल उभार बनाए रखेंगे, कांग्रेस शायद ही उभर पाए। इंटरेस्टिंग। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, वो चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ तौर पर निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी को भली भांति पता है कि अगर वो क्षेत्रीय छत्र को कमजोर नहीं करेंगे या अपनी रणनीति मजबूत नहीं करेंगे तो उनका उभार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासी कालखंड में खोता नजर आएगा।